हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सागर एक बार फिर से आपके अपने परिवार कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अपवाह तंत्र। इस अपवाह तंत्र में सबसे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में सीखा, इसके बाद हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में सीखा। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो अपवाह क्षेत्र है या इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं या किन किन देशों में बहती है या इससे संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे आज हम। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्रह्मपुत्र तंत्र। सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, उन बेसिक फैक्ट को लेकर बात करेंगे। जैसे कि उसमें सबसे पहले इसकी लंबाई को लेकर बात करें। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है या कुछ जगह पे इसे 2900 किलोमीटर भी लिखा मिलता है। तो यहाँ कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। 2880 मिले या आपको 2900 मिले, बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लंबाइयों को लेकर इतना बड़ा इशू नहीं होता है किसी भी एग्जाम को लेकर। इसके बेसिक आधारभूत फैक्ट क्या हैं या मूलभूत तथ्य क्या, उन तथ्यों को लेकर हमें सीखना होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका अपवाह क्षेत्र, अपवाह कितने राज्यों में है। अगर हम राज्यों के दृष्टिकोण से हम इसकी बात करें तो भारत के 2 राज्यों में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश और असम, इन 2 राज्यों में ये नदी बहती है। अगर हम साथ ही इसके देशों की बात करें, किन किन देशों में प्रवाह क्षेत्र है, तो सबसे पहले देशों की बात करेंगे इसमें। तो इसमें तिब्बती चीन वाला इलाका है। फिर हमारे पास भारत का एरिया है। भारत में कहाँ पे? अरुणाचल और असम में। इसके बाद हमारे पास बांग्लादेश है। सबसे अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से एक, इससे पहले हमने जब गंगा नदी तंत्र को देखा था तो यहाँ पे एक सिंधु नदी तंत्र के बारे में जाना था हमने। सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था हमने, ठीक। इसके साथ में गंगा के साथ गंगा भी पढ़ा हमने। गंगा के साथ में हमने एक शब्द देखा था, एक जीव देखा था, उसे गंगा डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। तो गंगा डॉल्फिन को 5 नवंबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव क्या किया गया था? घोषित किया गया था। यहाँ सबसे मज़े की बात है, ऐसा क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में कि गंगा डॉल्फिन क्या गंगा नदी में ही पाई जाती है या अन्य किसी नदी में ही पाई जाती है। तो इसकी हम बात करें, गंगा डॉल्फिन की बात करें तो गंगा डॉल्फिन सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और साथ ही एक इसमें आपकी ये गंगा नदी में, इन तीनों नदियों में पाई जाती है। लेकिन बशर्ते बात यहाँ पे ये है कि यह उन स्थानों पे पाई जाती है जहाँ पर कैसा है? स्वच्छ जल है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, हमने आपको, कि गंगा डॉल्फिन जो है वो कैसा है? स्वच्छ जल का सूचक है। क्या है? स्वच्छ जल का सूचक है। हालांकि स्वच्छ जल के सूचक में हम BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को लेकर ही बात करेंगे आपसे जब हम एनवायरनमेंट के टॉपिक को हम पढ़ रहे होंगे उस समय, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसीलिए हम क्या बनाते हैं गंगा डॉल्फिन को, इस समय क्या बनाते हैं? गंगा डॉल्फिन डे मनाते हैं इस समय। इस टाइप से ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने, बेसिक बातें थी, मैंने वो कर ली। अब हम नेक्स्ट समझने का ऐसे प्रयास करेंगे कि सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे। अब ये पूरा एरिया किसका है? सिंधु नदी तंत्र का है। इसमें हम थोड़ा राज्यों को इंडिकेट कर दें, आपको थोड़ा सा रैंडमली बता दें आपको हम। यहाँ पे हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। इस वाले एरिया में असम है। इस वाले एरिया में नीचे बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। और इस वाले एरिया में ये तिब्बती चीन है। यहाँ पे क्या है? तिब्बती चीन। अब यहाँ कुछ लोग समझ रहे हैं ये कैसे सर?
तो हमने आपसे कहा था कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो यहाँ से निकलती है, इस वाले एरिया से अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और असम से बहती हुई बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ पे इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक स्थान पड़ता है इस वाले एरिया में, यहाँ पे एक स्थान पड़ता है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, या इसे हम आंगसी ग्लेशियर के नाम से, आंगशी ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? आंगशी ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। और यहीं से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसी तिब्बती वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र नदी को हम यार लुंग जांगबो के नाम से जानते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किन किन नामों से जानते हैं, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को हम यारलुंग जांगपो के नाम से जानते हैं, और साथ ही यहाँ पे इसे सांगपो भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सांगपो। और भी इसे क्या कहा जाता है? सांगपो। तो आशा करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। जब ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पड़ता है नामचा बरवा पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी। और नामचा बरवा पर्वत श्रेणी में एक दर्रा पड़ता है, उसे हम यांग याप दर्रे के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दर्रा कौन सा है? ये इस दर्रे का नाम है यांग। दर्रे को हम यांग याप दर्रा है। और इसी यांग याप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी क्या लेती है? यूटर्न मारती है भारत की ओर। अब जैसे ही नदी ब्रह्मपुत्र कहाँ पहुंची? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में से हम देहांग के नाम से, किसके नाम से? देहांग के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया एग्जाम में कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना था? देहांग के नाम से जाना जाता है। और इसे तिब्बत में सांगपो या यारलुंग जांगबो कहते हैं। निकलती कहाँ से है? तो तिब्बत में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, या इसे हम आंगशी ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? आगे क्या हुआ? आगे नदी बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुँचती है इस वाले एरिया में, अरुणाचल प्रदेश में, इस टाइप से यहाँ पे। और यहाँ पे एक नदी मिलती है आके, और एक नदी यहाँ पे ऐसे मिलती है आके। तो सबसे पहले यहाँ पे नदी मिलती है आके, ये नदी मिल रही है, इसे हम दिबांग कहते हैं। दिबांग नदी है। और ये कौन सी है? लोहित नदी। कौन सी नदी है? दिबांग और लोहित नदी। दिबांग और लोहित कहाँ, जहाँ पे संगम होता है, यहीं पर एक ब्रिज बना हुआ है, यहीं पर एक ब्रिज बना हुआ है। इसका नाम है ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल। और ये कब बना था? 2017 में। कितने किलोमीटर लंबा है? तो 9.15 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर लंबा है ये? 9.15 किलोमीटर है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ऐसा कि इस ढोला सादिया पुल का नाम 2019 में, कब? 2019 में भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया। क्या नाम दे दिया गया इसे? भूपेन हजारिका पुल नाम दे दिया गया। अब ये भूपेन हजारिका कौन थे, इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। भूपेन हजारिका असम के क्या हैं? संगीतज्ञ थे, है नहीं? और इन्हें 2019 में ही भारत रत्न मिला था। क्या मिला था इन्हें? 2019 में इन्हें भारत रत्न मिला था। और ये मरणोपरांत कब मिला? मरणोपरांत। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन बनता है, ये सब नदियां कहाँ कहाँ से निकलती हैं? तो लोहित जो नदी है, लोहित नदी की अगर हम बात करें तो लोहित नदी जयाल चू श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जयाल चू श्रेणी से निकलती है। और दिबांग की है पूर्वी अरुणाचल
प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। आशा करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसके बाद क्या हुआ, नदी आगे बढ़ती है और आगे जब नदी बढ़ती है तो ये इस तरफ से हमें ऊपर भूटान मिलता है। अब भूटान से एक नदी बहती हुई आती है मानस। कौन सी आ रही होती है? यहाँ से एक नदी बहती हुई आ रही होती है असम के पास में। यहाँ पे इस नदी का नाम क्या है? मानस। और मानस नदी निकलती कहाँ से? भूटान वाले एरिया से। ये इसके ऊपर है, यहीं लिखी दे रही, लेकिन हम यहाँ से भूटान से नदी निकलती है मानस, और मानस नदी असम में जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और मानस नदी की खास बात है, ये भूटान की ऐसी नदी है जिसकी सर्वाधिक क्या है? जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। इसकी क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता वाली नदी है। क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता वाली क्या है? ये नदी है। और जाके कहाँ मिल गई? जाके असम में मिल गई जाके। क्लियर हुआ? इसके बाद जब ये असम में मिलती जाके तो इस स्थान पर आगे बढ़ते बढ़ते इस स्थान पर इस टाइप से यहाँ पे माजुली द्वीप बनाती है। क्या बनाती है? ये कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप। तो आपने सुना भी होगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। और माजुली जो द्वीप है ये बनाती, जब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पहुँचती है? असम में पहुँचती है, तो यहाँ बनाती है माजुली द्वीप बनाती है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि असम में ही एक नेशनल पार्क है, उसे कहते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? असम में एक नेशनल पार्क है, यहीं पे एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। और यह किस लिए फेमस है? यह एक सींग वाले गैंडे के लिए, राइनो के लिए। किसके लिए फेमस है ये? एक सींग वाले गैंडे के लिए, यानी कि राइनो के लिए। आशा करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। और यहीं से एक क्वेश्चन और ही बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय गैंडा दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। मनाते हैं हम लोग 22 सितंबर को मनाते हैं। पूरे विश्व में गैंडे की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन 5 प्रजातियों में गैंडे की कौन कौन सी प्रजातियां हैं वो भी देख लेंगे। गैंडे की कुल 5 प्रजातियां, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ब्लैक राइनो है मेरे पास। इसके बाद दूसरा है वाइट राइनो यानी सफ़ेद राइनो है। तीसरा हमारे पास एक सींग वाला राइनो। और फोर्थ जो हमारे पास है वो जावा राइनो। और जो फिफ्थ हमारे पास है वो हमारे पास सुमात्रा राइनो। तो आशा करते हैं ये सारे फैक्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब इसमें और समझने का प्रयास करते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैं समझने का प्रयास किया। इसमें और भी हम समझने का प्रयास करें। जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती जाती है और वैसे ही इसमें एक नदी मिलती है आके तीस्ता। एक नदी मिलती है आके इसमें, कौन सी? तीस्ता। कौन सी मिलेगी आके? तीस्ता। और तीस्ता जो नदी है वो जेमू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? जेमू ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है ये? तीस्ता नदी जेमू ग्लेशियर से निकलती है। तो आशा करते हैं ये सारी बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहुंची नदी कहाँ पे? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इस नदी को हम जमुना के नाम से जानते हैं। और आगे से एक नदी बढ़ती हुई चली आ रही होती है, ऊपर से इधर से बहती हुई। इसे हम, ये ऊपर हमारे पास कौन सी है? गंगा वाली है। और जैसे ये बांग्लादेश के एरिया में प्रवेश करती है वैसे ही इसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। अब पद्मा और जमुना का जो संगम है वो क्या कहलाता है? ये धारा कौन सी बन जाती है? मेघना। कौन सी बन जाती है? मेघना। पद्मा और जमुना से क्या बनती है? मेघना
नदी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या क्या ब्रह्मपुत्र नदी में सीखा? हमने कहा ब्रह्मपुत्र नदी कुल 3 देशों में बहती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास देखेंगे तिब्बती चीन, भारत और इसके बाद हमारा बांग्लादेश। क्लियर हुआ। भारत के 2 राज्यों में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। और ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में पहुंचती है तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक हुआ। आगे हम देखेंगे इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बती चीन में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या ऐसे आंगसी ग्लेशियर कहते हैं, और इसे तिब्बत में यारलुंग जांगबो या शांगबो के नाम से जानते हैं। भारत में यह प्रवेश यांग्याप दर्रे से करती है, और यांग्याप दर्रा कहाँ पे है? नामचा बरवा पर्वत श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में से हम दिहांग के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसमें दिबांग और लोहित नदियां मिलती हैं। दिबांग और लोहित नदियों के संगम पे एक पुल बना था, उसका नाम था ढोला शादिया पुल, और इसी ढोला शादिया पुल को 2019 में भूपेन हजारिका के नाम पर कर दिया गया। भूपेन हजारिका असम के संगीतज्ञ थे। इन्हें 2019 में मरणोपरांत क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। साथ ही इसमें 2 व्यक्तियों को और भी भारत रत्न मिला था, जिसमें प्रणब मुखर्जी थे हमारे और नानाजी देशमुख थे। कौन थे? इसमें भूपेन हजारिका की बात कर ली है। भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत मिला था और प्रणब मुखर्जी को जीवित मिला था। क्लियर हुआ। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पहुँचती है? असम में। कहाँ पहुँची? असम में। और असम में माजुली द्वीप बनाती है, और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा कैसा है? नदी द्वीप है। आगे हम पहुँचे तो आगे नदी कौन सी मिल जाएगी? तीस्ता कहाँ से निकलती है? जेमू ग्लेशियर। और जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? ये सिक्किम वाले एरिया में, ध्यान रखेंगे। ये जेमू कहाँ पे है? ये सिक्किम वाले एरिया में, ध्यान रखेंगे उसको। ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। फिर इसके बाद नदी पहुँची कहाँ पे? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को हम जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना, और ऊपर से आ रही होती गंगा। गंगा जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है बन जाती है पद्मा, और पद्मा और जमुना मिलकर धारा बनाती है एक मेघना। तो ऐसा करते हैं, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम समझने का इसी में प्रयास करते हैं। और भी कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं इसके। बेसिक फैक्ट ये हैं कि जब पद्मा और जमुना मिलती हैं तो उन्हें हम गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, और गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र के मिलने से क्या बनता है? सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा है। और सुंदरबन डेल्टा क्यों कहा जाता है? यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति कैसी? त्रिभुजाकार। आकृति कैसी है इसकी? त्रिभुजाकार आकृति। इसकी कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार आकृति है। और ये किसके लिए फेमस है? ये बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए फेमस है ये? बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए फेमस है ये? बंगाल टाइगर के लिए। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करें कि जब ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पहुँचती है? अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है तो इसे जाना जाता है दिहांग के। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जानते हैं। ये भी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें भूटान से नदी कौन सी मिल जाएगी? मानस में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाली यानी जैव विविधता वाली नदी है। और आपको पता होना चाहिए कि जिस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होती है वह क्षेत्र कैसा होता है? उतना ही ज़्यादा कैसा होता है? स्थायी होता है। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट में बात करते हैं आपसे, ब्रह्मपुत्र की कुछ अन्य सहायक नदियाँ भी हैं। कुछ अन्य सहायक नदियाँ हैं, देखो कुछ अन्य सहायक नदियां हैं। और ये जो नदियां हैं बाईं ओर से कौन सी मिलती हैं? दाईं ओर से कौन कौन सी मिलती हैं? देखो, अगर हम बात करें बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, और
कौन कौन सी है इसमें? तो जिया भरेली, कपिली, लोहित, जैसे कि जिया भरेली, कपिली, लोहित, जलधा, जलधा और कोलांग। या भरेली है, कपिली है, लोहित है, जलधा है और कोलांग है। अगर हम बात करें दाईं ओर से कौन कौन सी मिलती है इसमें, दाईं ओर से भी जानेंगे हम। दाईं ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। दाईं ओर से कौन कौन सी मिलती हैं? जैसे कि सबसे पहले से बात करेंगे हम सुबनसिरी, धनसिरी, सुबनसिरी, धनसिरी, सुबनसिरी हो गई, इसका धनसिरी हो गई, इसके बाद कामेंग, पगला दिया, कामेंग, पगला दिया। इस टाइप से नदियां कौन सी हैं? दाईं ओर से मिलने वाली हैं। आपको पता है ये तीस्ता और दिबांग तो है इसमें, तीस्ता को भी लिख लो यहाँ पे, तीस्ता और दिबांग। आशा करते हैं ये सारी बातें आपको ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ तक कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या सीखा वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में सीखा। हमने किसके बारे में? सिंधु नदी तंत्र के बारे में जाना। इसमें हमने कौन कौन सी नदियों को लेकर बात की? इसमें हमने झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज को लेके बात की। इन पे कौन कौन सी परियोजना है एक बार हम बता दे रहे हैं आपको। पुरी, रसूला, मंगला और तुलबुल परियोजना है। कौन सी है? तुलबुल परियोजना। इस पे कौन कौन सी हैं? शलाल, बगलिहार, दुलहस्ती और राटेल है। कौन कौन सी? राटेल है। रावी पे कौन कौन सी है? तो रावी पे हमारे पास एक परियोजना पोंग परियोजना। कौन सी? पोंग, सॉरी थीन और चमेरा। कौन कौन सी हैं? थीन और चमेरा। थीन परियोजना है और चमेरा परियोजना है। ब्यास पे कौन सी है मेरे पास? पोंग परियोजना। कौन सी है? पोंग परियोजना है। सतलज पे दो परियोजना है, भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल बांध और एक भाखड़ा नागल हो गया इस पे, और नाथपा झाकरी परियोजना। कौन सी है? नाथपा झाकरी परियोजना। साथ ही इसमें हमने और भी क्या जाना था? इसमें हमने सिंधु जल समझौता, सारी बातें रिवाइज करा दे रहे हैं आपको, क्योंकि मल्टीपल बार आप वीडियो को देखते भी रहेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको चीज़ें बेहतर से बेहतर याद हो सकें, जिससे कि आप कोई भी आगामी परीक्षा में अच्छा सा रिस्पॉन्स कर सकें, ठीक है। कब हुआ ये? तो सिंधु जल समझौता जो बेटा हुआ वो हुआ 19 सितंबर 1960 को हुआ। सबको पता होगा, ये बताया था हमने आपको, भारत वर्सेस पाकिस्तान के मध्य हुआ। इसमें क्या क्या हुआ था? सिंधु, झेलम, चेनाब का 80% जल कौन यूज करेगा? पाक यूज करेगा, पाकिस्तान। और 20% कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा। कौन करेगा यूज? भारत यूज करेगा। इसमें नेक्स्ट क्या था? रावी,
व्यास सतलज का 80% जल कौन यूज करेगा? भारत यूज करेगा, और 20% जल कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। ये क्लियर हुआ। इसके बाद हमने जो भी बातें आपसे की, फिर गंगा के बारे में आए हम। किसके बारे में? गंगा को रिवाइज करा देते हैं 1 मिनट में। गंगा नदी, गंगा बनती कहाँ पे है? तो सीधा कहाँ बनती है? देव प्रयाग में। कहाँ बनती है? देव प्रयाग में। देव प्रयाग में अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी का क्या होता है? संगम होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है। गंगा, गंगा बनती कहाँ पे? तो गंगा जो बेटा बनती है वो कहाँ बनती है? देव प्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी के संगम से बनती है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि यहीं पर एक बांध बना हुआ है, साथ पढ़ते हैं। तो भागीरथी, भागीरथी एक नदी है भीलांगना। कौन सी है? भीलांगना। भागीरथी और भीलांगना के संगम पर कौन सा बांध बना है? टिहरी बांध बना है। और टिहरी बांध के लिए 1973 में क्या चला था? चिपको आंदोलन चला था। क्या चला था? चिपको आंदोलन चला था। और जिसके नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। इसके नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे? इसके नेता थे। इसके बाद हमने गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2008 में राष्ट्रीय नदी का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। साथ ही हमने गंगा की सहायक नदियों की बात की। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदियों में देखेंगे, गंगा की सबसे जो लंबी सहायक नदी है, लंबी सहायक जो नदी है बेटा, वो कौन सी है? यमुना है। कौन सी है? यमुना, जिसकी लंबाई 1365 किलोमीटर है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यमुनोत्री ग्लेशियर है कहाँ पे? ये उत्तराखंड में है। किस श्रेणी से होता है अगर पूछ लिया जाए कभी आपसे? तो यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपूंछ श्रेणी से होता है। ये भी पता होना चाहिए, बंदरपूंछ श्रेणी से होता है। क्लियर हुआ? तो इन सारे फैक्ट्स को हम बार बार मल्टीपल तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे इसमें जितने भी हैं। साथ ही हमने कौन कौन सी सहायक नदियों की बात की इसमें। सहायक नदियों में सबसे हमने बाईं ओर से मिलने वाली देखी, जिसमें हमने रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। किस कौन कौन सी हैं एक बार लिखवा देते हैं। बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ थी इसमें? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। चीज़ों को आप मल्टीपल तरीके से याद करेंगे, ऐसे वैसे एग्जाम नहीं निकलता। अब एग्जाम के लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जो बच्चे ज़्यादा अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे उनका एग्जाम अच्छे से निकलेगा। और हम प्रयास करेंगे आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी भी टॉपिक को लेकर जो हमारा वीडियो बनेगा, आपको जैसे किसी भी टॉपिक को लेकर हमने वीडियो बनाया तो उससे संबंधित कोई भी समस्या आपकी नहीं रहेगी। आशा हम यही करेंगे, हम प्रयास भी हमारा यही रहना चाहिए। ठीक है। साथ ही हमने दाईं ओर की बात की हमने। तो दाईं ओर सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की? यमुना के बारे में बता दिया मैंने आपको। यमुना के बारे में बात की हमने। फिर सोन के बारे में भी बताया था मैंने आपको। फिर टॉन्स के बारे में भी बताया था हमने आपको। ठीक है। फिर हमने आपको ये भी बताया था यमुना की सहायक कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंधु नहीं, सिंध, बेतवा और कैन। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन नदियों के बारे में बताया था। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन जो नदियां हैं वो गंगा की सहायक नदियां हैं, लेकिन यमुना के सहारे जाके मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि चंबल, सिंध, बेतवा और कैन ये इनडायरेक्ट वे में जाके मिलती जाके। तो आशा करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हमारे पास जो टॉपिक बचा है उसमें हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को फ़ायदा हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।